उर्वशी रुखसत हो रही थी, विराज को खुश होना चाहिए था। आखिर वही तो चाहता था कि अब उसकी जिंदगी से वो चली जाए, मगर दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे उर्वशी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी, उसके हर कदम की आहट पर विराज के सीने पर हथौड़े की तरह गूंज रही थी। वो बस उसे देखे जा रहा था, बिना पलके झपकाए, बिना कुछ कहे, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। उर्वशी ने पलटकर एक आखिरी नजर डाली। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, शिकायत, दर्द और शायद वो मोहब्बत भी, जिसे उसने कभी जुबान नहीं दी थी। विराज के होठ हिले, पर शब्द गले में ही अटक गए थे। गाड़ी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। उसी पल विराज का दिल जैसे बिखर गया था। उसका जिस्म वही सन्नाटे में घुटनों के बल गिर गया था। उसकी सांसें तेज होती चली गई थीं, आंखों से पसीने के साथ साथ कुछ और भी बह निकला था, वो जो शायद मर्द होकर दिखाना नहीं चाहता था। तभी उर्वशी की बहन प्रीति घबराई हुई उसकी तरफ दौड़ी थी। विराज, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने उसके कंधे पकड़ लिए थे। विराज ने सिर उठाया, आंखों में खालीपन, चेहरे पर बिखरी बेबसी। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द साथ छोड़ चुके थे। प्रीति ने दोबारा पूछा, बोलो ना विराज, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? विराज की सांस अटकी हुई थी। उसने धीमे मगर टूटे हुए लहजे में कहा था, कुछ नहीं प्रीति, बस आज सच में कुछ खो गया है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ था और बिना पीछे देखे बाहर की ओर चल दिया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर रुकने का सवाल ही नहीं था। पीछे प्रीति खड़ी थी, उसकी आंखों में भी सवाल थे। आखिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं पाए विराज? मगर अब वो वहां सिर्फ सन्नाटा था, और वो रास्ता जिस पर विराज अकेला चलता जा रहा था। वो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। सड़क सुनसान थी, पर उसके अंदर का शोर किसी तूफान से कम नहीं था। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके दिल में जो सुलग रहा था, उसे कोई ठंडक बुझा नहीं सकती थी। आज उसे एहसास हो रहा था, वो उर्वशी से प्यार करता है, सच्चा, गहरा और शायद अब बहुत देर से किया हुआ प्यार। उसके बिना जीना उसके लिए अब नामुमकिन था। वो गाड़ी चलाते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। मैंने क्या किया उर्वशी? मैंने तुम्हें कैसे जाने दिया? तुम तो मेरी जिंदगी थी, और मैं बस खड़ा देखता रहा। उसने स्टेयरिंग पर जोर से मुट्ठी मारी थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू फूट पड़े थे, मगर वो उन्हें पोंछने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। उर्वशी के साथ गुजारे हर लम्हे उसकी आंखों के सामने साफ होते चले गए थे। वो बचपन की शरारतें, कॉलेज की लड़ाइयाँ, वो पहली बार जब उर्वशी बीमार हुई थी और उसने सारी रात उसके सिर पर पट्टी रखी थी, और अब वही लड़की उससे कोसों दूर जा चुकी थी। सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस वक्त अपनी मोहब्बत को छुपाया न होता और अपने दिल की बात कह दी होती, तो आज वो मेरी होती, किसी और की नहीं। उसने खुद से कहते हुए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। रास्ते में आते वाहनों के हॉर्न, हवा की सीटी, सब उसकी चीखों में खो गए थे। वो चिल्लाया, क्यों उर्वशी, क्यों चली गई तुम? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। उसकी आवाज़ फटी हुई थी, दिल बिखर चुका था। उसे ये सोचकर सुकून नहीं मिल रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले कर दिया है। रात गहराती जा रही थी, मगर विराज की रफ्तार थम नहीं रही थी। वो अपने दर्द से भाग रहा था, मगर दर्द हर मोड़ पर उसका पीछा कर रहा था। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। कल सुबह ही जाऊंगा उसके पास, उसे सब बता दूंगा। उसे कहूंगा कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे वापस लाऊंगा। उसकी आंखों में आंसुओं के बीच एक अजीब सी चीज चमक रही थी, वही चीज जो मोहब्बत में सब कुछ दांव पर लगाने वालों के पास होती है। विराज पूरी रात सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। हवा में उसका दर्द गूंजता रहा, और हर मोड़ पर उसके दिल से बस एक ही आवाज उठती रही, उर्वशी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, और अब तुम्हें खोकर जीना नामुमकिन है। उर्वशी अपने कमरे में बैठी हुई थी, लाल जोड़े में सजी हुई, चेहरे पर हल्के मुस्कान और दिल में अनगिनत ख्वाब लिए। उसके होठों पर लाली थी, आंखों में लाज की परछाई थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी नई राह पर चल पड़ी है, एक ऐसी राह जहां उसे प्यार, अपनापन और सुकून मिलेगा। तभी दरवाजा खुला और राहुल अंदर दाखिल हुआ था, मगर उसके चेहरे पर वो नरमी नहीं थी जिसकी उम्मीद उर्वशी कर रही थी। उसके हाव भाव सख्त थे, निगाहें ठंडी, और आवाज में कुछ अजीब सा रूखापन था। उर्वशी के दिल में हल्की सी घबराहट हुई थी। राहुल बिना कुछ बोले उसके सामने आकर बैठ गया था।
कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। उर्वशी को लगा शायद वो शर्मिला है, लेकिन राहुल की निगाहें कुछ और ही कह रही थीं। वो उर्वशी को घूरता रहा, फिर बोला, तुम इस तरह से शर्मा क्यों रही हो? उर्वशी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है इस बात का? हमारी शादी हुई है और पहली रात को हर लड़की शर्माती ही है। राहुल हल्के से हंसा, फिर वो हंसी धीरे धीरे कड़वी होती चली गई थी। ड्रामा मत करो उर्वशी, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। उर्वशी का चेहरा उतर गया था। उसकी आंखों में डर और अपमान झलकने लगा था। आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। राहुल की आवाज़ अब ठंडी और जहरीली थी। ठीक ठीक तो तुम जैसी लड़कियां कभी होती ही नहीं। पता नहीं मुझसे पहले कितने लड़कों से बातें की होंगी, कितनों के साथ रातें बिताई होंगी, और अब यहाँ आकर भी बन रही हो। उर्वशी की आंखों से आंसू बह निकले थे। भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहिए, मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है। राहुल झल्ला उठा था। मुझे सच बोलने की आदत है। मैं झूठे सलीके और दिखावे में नहीं जीता। मुझे जैसी जिंदगी पसंद है वैसे ही जीता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। वो खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और अपने अंगूठे से उर्वशी की लिपस्टिक मिटाते हुए बोला था, इतना श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी ये सब तुम्हारी सच्चाई छिपा नहीं सकते। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही जैसे उर्वशी की दुनिया बिखर गई थी। वो पलंग पर बैठी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। उसकी पहली रात जिसके उसने सपने देखे थे, एक डरावनी हकीकत में बदल चुकी थी। उसने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी सिसकियों के बीच उसे विराज की बात याद आई थी। तुम्हें तुम्हारा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे थे। उसे वो दिन याद आया जब विराज ने कहा था, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उर्वशी उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। जब उसने वजह पूछी तो विराज ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो। हर किसी का ख्वाब होता है कि वो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करे, और तुम्हारे पति को तो बिना किसी मेहनत के इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी। उर्वशी को विराज की ये तारीफ सुनकर बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि विराज ने आज तक कभी भी उसकी तारीफ नहीं की थी। वो जब भी उर्वशी से बात करता उसका मजाक ही उड़ाता था, लेकिन उर्वशी ये बात जानती थी कि वो जब किसी की तारीफ करता है तो दिल से करता है। लेकिन अभी अपने पति के मुंह से अपने लिए इस तरह के शब्द सुनकर उसे लगा था जैसे किसी ने उसके दिल को हाथों में पकड़कर जोर से दबोच लिया हो। उसे अपने दिल में बेहद दर्द महसूस हो रहा था। वो रोते रोते वहीं पर लेट गई थी और फिर सो गई। सुबह के वक्त उसकी आंख अपनी ननद की आवाज से खुली थी। उसकी ननद हैरानी से उर्वशी की तरफ देख रही थी। उसने उर्वशी से पूछा, ये क्या, तुमने तो रात को कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या तुम्हारा पति कमरे में नहीं आया था? उसकी बात सुनकर उर्वशी ने नजरें झुका ली थीं और बोली, नहीं वो आए थे, लेकिन फिर जरूरी काम से कहीं चले गए। उसकी ननद ने उसकी खराब लिपस्टिक देखी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि रात को कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो खुद अपने भाई से बहुत परेशान थी। कई बार तो उसे अपने भाई की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। आखिर वो चाहता क्या है? जब उसने राहुल को उर्वशी की तस्वीर दिखाई थी तो राहुल शादी के लिए मान गया था, लेकिन शादी के एक हफ्ता पहले ही उसने हंगामा मचा दिया था कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। प्रियंका ने उर्वशी के माता पिता को वचन दिया था, इसलिए वो अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकती थी। उसने किसी तरह राहुल को राजी तो कर लिया था, लेकिन अब अपने फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि उसकी वजह से एक मासूम लड़की एक बहुत बड़े जाजाम में फंस चुकी थी। हाँ, मुझे राहुल बता रहा था कि कल रात को ऑफिस का कोई ज़रूरी काम आ गया था। चलो खैर, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। उर्वशी फ्रेश होने चली गई। जब वो वापस आई तो उसने आईने में खुद को देखा। उसका धुला हुआ चेहरा उस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था, और उसके चेहरे पर फैली मासूमियत उसे सबसे अलग बना रही थी। अपने आप को देखकर वो एकदम ही मुस्कुरा उठी थी। उसे काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका खूबसूरत रूप और भी ज्यादा निखर गया था। जब वो बाहर आई तो उसे देखकर राहुल एक पल के लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। दरअसल आज उर्वशी राहुल के साथ अपने माता पिता से मिलने जा रही थी। राहुल का ये अंदाज देखकर उर्वशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी।
उसे लगा कि राहुल उसकी ये तैयारी देखकर बहुत खुश हो गया है। राहुल तेजी से चलता हुआ उसके पास आया और उसके बालों को पकड़ते हुए बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना श्रृंगार करने की? उर्वशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। उसने मुंह से कुछ बोलना चाहा, लेकिन राहुल ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया था। मुझे पता है कि तुम ये सारा श्रृंगार क्यों कर रही हो। वहां जरूर तुम्हारा कोई आशिक बैठा होगा जिसे तुम ये सब दिखाना चाहती हो। राहुल, भगवान के लिए चुप हो जाइए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो हर जगह अपने आशिक बनाए फिरती हैं। अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ और कोई ढंग का कपड़ा पहन कर आओ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा साड़ी में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्वशी वहां से चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली आई थी। लगभग आज से 5 महीने पहले उसने ये साड़ी विराज की पसंद के अनुसार खरीदी थी। जब उर्वशी वो साड़ी पहनकर विराज के सामने आई थी तो विराज कुछ पल के लिए तो हैरान रह गया था। वह यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी प्यारी लग सकती हो। उसके मुंह से ये शब्द बेख्तियार निकल पड़े थे। उसकी आवाज सुनकर उर्वशी शर्मा गई थी। मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, ये ड्रामे अपने पति को जाकर दिखाना। और फिर वो साड़ी लेकर हंसते हुए घर वापस चले आए थे। विराज, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कहकर उर्वशी फूट फूट कर रोने लगी थी। जब विराज उसके साथ शादी की शॉपिंग करवा रहा था तो उर्वशी को एहसास हुआ था कि वो विराज से बहुत प्यार करती है। उसने एक बार विराज से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन विराज ने साफ शब्दों में कहा था कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं, बल्कि मुझे तो सादा और सिंपल सी लड़कियां पसंद हैं। और फिर उर्वशी बिल्कुल चुप हो गई थी, क्योंकि उर्वशी एक मॉडल लड़की थी। वो विराज से ये भी नहीं कह सकी थी कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बनने के लिए तैयार हूँ। उसे लगा था जैसे विराज ने उसे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उर्वशी ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्ती खराब हो जाए। उर्वशी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर विराज ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उनके बीच दोस्ती भी नहीं बचेगी। एक रिश्ते को बचाने के लिए उसने दूसरे रिश्ते की कुर्बानी दी थी और अब उसे अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर राहुल का व्यवहार ठीक होता तो शायद वो विराज को भूल जाती और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती। लेकिन राहुल का हर एक व्यवहार उसे विराज की याद दिलाता था। वो हर बात में राहुल की तुलना विराज से करती थी और राहुल हर बार उस तुलना में असफल हो जाता था। कहाँ मर गई हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो यहाँ खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करता रहूं। अचानक ही उसे राहुल की आवाज़ सुनाई दी थी। वो जल्दी से कपड़े बदलकर हल्का सा मेकअप करके बाहर आ गई थी। अभी भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दरअसल उर्वशी का शुमार ऐसी लड़कियों में होता था जो जरा सा भी तैयार हो जाए तो महफिल की जान बन जाती थी। अपनी लिपस्टिक जल्दी से मिटाओ, मुझे इतनी डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं है। बिना कोई जवाब दिए उर्वशी ने जल्दी से अपनी लिपस्टिक साफ कर दी थी। हालांकि उसने पहले ही बहुत हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन वो अभी भी राहुल से बहस नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर पहले उसने राहुल का जो रूप देखा था, उसे देखकर उर्वशी बहुत ज्यादा डर गई थी। जब वो राहुल के साथ अपने माता पिता के घर पहुंची तो विराज वहां पहले से ही मौजूद था। उर्वशी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से भागता हुआ उर्वशी के पास आया और उसे गले से लगा लिया था। दूसरी तरफ उर्वशी की सांसें अटक गई थी। उसे विराज से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी दोस्ती को बेशक एक लंबा अरसा गुजर चुका था, लेकिन इस पूरे समय में उसने कभी भी उर्वशी को गले से नहीं लगाया था। हालांकि उर्वशी के माता पिता काफी खुले विचारों वाले थे, इसलिए उन्होंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। यहाँ सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया था। एक उर्वशी, दूसरा विराज और तीसरा उर्वशी का पति राहुल। तीनों के जज्बात उस वक्त एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उर्वशी बहुत ज्यादा डर गई थी। विराज बेहद खुश था और राहुल का वश नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे। भाई जरा साइड पर हटो, ये मेरी पत्नी है, राहुल ने विराज को पीछे हटाते हुए कहा था। विराज को राहुल का ये रवैया पसंद नहीं आया था। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी बनने से पहले ये मेरी दोस्त थी, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इसका रिश्ता मैंने नहीं तय करवाया था, विराज ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा। उस वक्त राहुल ने विराज को कुछ भी नहीं कहा था और न ही उर्वशी से उसकी कोई बात हुई थी।
मगर उर्वशी अच्छे से जानती थी कि राहुल के अंदर इस वक्त लावा उबल रहा है, जो घर पहुंचने के बाद फूटेगा ही। राहुल उस समय कमरे में लेटा आराम कर रहा था, जबकि उर्वशी बाहर मेहमानों की देखभाल में लगी थी। वो जानबूझकर कमरे में नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो एक बार राहुल के हाथ लग गई तो फिर अपनी जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होगा। बेटा, राहुल से कहो कि आज वो तुम्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दे दे। अपनी माँ की बात सुनकर उर्वशी न चाहते हुए भी कमरे में चली गई थी। अभी उसने कमरे में कदम रखा ही था कि उसे राहुल की आवाज़ सुनाई दी थी। यहाँ आओ और मेरे पैर दबाओ। उर्वशी चुपचाप चलकर उसके पैरों के पास बैठ गई थी और उन्हें दबाने लगी थी। विराज के अलावा तुम्हारे कितने आशिक हैं? राहुल की बात सुनकर उर्वशी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विराज बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। बचपन से साथ हो तो फिर तुम लोगों ने बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत कुछ किया होगा। राहुल ने बेहद अजीब से लहजे में कहा था। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्वशी की आवाज़ कांप रही थी, मगर राहुल की आंखों में उस वक्त जैसे खून उतर आया था। उसने पल भर भी इंतजार नहीं किया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। उर्वशी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। राहुल ने उसका मुंह कसकर दबोच लिया और दांत भींचते हुए गुर्राया था। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला। मैं कोई अंधा नहीं हूँ जो देख नहीं सकता कि तुम्हारे और उस विराज के बीच क्या चल रहा है। जिस तरह वो तुम्हें गले लगा रहा था, उसी वक्त सब कुछ समझ गया था। मैं तुम्हारी आंखों में उसकी परछाई साफ नजर आती है। उर्वशी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे थे। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो सुबकते हुए बोली थी। राहुल ने उसे एक झटके से पीछे धकेल दिया था। नाटक मत करो अपने मासूम चेहरे का। तुम्हारी आंखों में मुझे धोखा साफ दिखाई देता है। उर्वशी चुपचाप जमीन पर बैठी रही, कांपते हुए हाथों से उसके पैर दबाने लगी थी। कुछ देर बाद बहुत हिम्मत जुटाकर बोली थी। मुझे आपसे एक बात करनी थी। माँ कह रही थी कि मैं आज यहीं पर रुक जाऊं। राहुल का चेहरा तमतमा उठा था, ताकि तुम अपने आशिक के साथ पूरी रात यहाँ ऐश कर सको। उर्वशी की आवाज़ टूट गई थी। बस कीजिए राहुल, इस तरह की बातें मत कीजिए। आपको नहीं पता कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब आप मुझ पर शक करते हैं। राहुल ने ताना मारा। तकलीफ? तुम्हें तो तब तकलीफ होनी चाहिए जब तुम उसके गले लग रही थी। ड्रामा करना बंद करो। अपनी माँ को साफ कह दो कि तुम यहाँ नहीं रुक सकती। और सुनो उर्वशी, अब तुम यहाँ तभी आओगी जब मैं तुम्हें आने की इजाज़त दूंगा। अगर मेरी गैर मौजूदगी में या मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने इस घर में कदम भी रखा, तो उसी वक्त तुम्हें तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। समझी? राहुल की बात सुनकर उर्वशी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मगर उसने चुपचाप सिर झुका लिया था। आंखों में आंसू लिए वो बाहर आई थी और बहुत मुश्किल से मुस्कुराकर अपनी माँ से बोली थी। नहीं माँ, मैं आज नहीं रुकूंगी। राहुल को अच्छा नहीं लगेगा। माँ के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उर्वशी के चेहरे पर डर की परछाई साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे के पीछे खड़ा विराज सब कुछ सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। वो आगे बढ़ा। तुमने ये सब राहुल के कहने पर किया है ना? उर्वशी उसकी बात सुनकर पल भर के लिए ठिठक गई थी, फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराई। नहीं विराज, मैंने किसी के कहने पर नहीं किया, बल्कि वो तो चाहते थे कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि शादी के तीसरे दिन। बस करो उर्वशी। विराज ने बीच में ही बात टोक दी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम्हें लगता है मैं बच्चा हूँ जो तुम्हारा ये झूठ नहीं पहचान पाऊंगा? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब सुना भी है। वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ अपना शक का सामान समझता है। तुम उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? उर्वशी की आंखें भर आई थीं। विराज, तुम्हें इस सब में कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? विराज ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ भारी थी। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, अब मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता। उर्वशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अब तुम ये क्या कहना चाहते हो विराज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ उर्वशी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन सच्चाई से भरी हुई थी। तुम्हारी शादी के दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखा था, उसी पल समझ गया था कि तुमसे खुद को अलग करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं हर रोज खुद से लड़ता रहा, लेकिन अब नहीं सह सकता। उसने उर्वशी के हाथ थाम लिए थे।
तुम प्लीज़ राहुल से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें अपने दुखों के साए में नहीं, अपने प्यार की रोशनी में रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं, कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उर्वशी के होठ कांप रहे थे, मगर आवाज गले में ही अटक गई थी। उसकी आंखों से बहते आंसू गवाही दे रहे थे कि अब उसके दिल में सिर्फ डर नहीं, एक गहरा संघर्ष भी जाग चुका था। मैं तुमसे वादा करता हूँ उर्वशी। विराज की आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द एक अटूट सच्चाई थी। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती या शरारत नहीं करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, मेरे दिल की सच्चाई को महसूस करो। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के सबसे करीब रखूंगा, तुम्हारे हर दर्द को अपना बनाऊंगा। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और ये प्यार किसी हद को नहीं जानता। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो। तुम खुद पहचान जाओगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। मैं तुम्हारी दुनिया को दर्द से नहीं, मोहब्बत से भर दूंगा। उसकी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे बरसों से रोका हुआ सैलाब टूट पड़ा हो। और वसी के भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और मजबूरी थी। उसने कांपती हुई अपने हाथ विराज की पकड़ से छुड़वाए थे और धीमी आवाज में बोली थी, विराज, अभी मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं है। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम बहुत देर कर चुके हो। अगर तुम पहले ही मुझसे अपने दिल की बात कह देते तो शायद मैं आज तुम्हारी होती। मैं खुशी खुशी खुद को तुम्हारे हवाले कर देती। मैं कभी उस इंसान की तरफ नहीं झुकती जिसने मुझे आज सिर्फ शक और अपमान दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरी उससे शादी हो चुकी है, और शादी कोई खेल नहीं होती। ये दो लोगों का ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का बंधन होता है। अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ा तो सिर्फ मेरा घर नहीं टूटेगा, बल्कि मेरे माँ बाप का सिर भी शर्म से झुक जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के घर में नफरत पनपे। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं वही करूंगी जो मेरे पति चाहेंगे। राहुल को पसंद नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं अपनी शादी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे मुझे अपने दिल को ही क्यों ना मानना पड़े। इसलिए दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना। कल जब तुमने मुझे गले लगाया था, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं सदमे में थी। मगर अगर तुम दोबारा मेरे पास आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी, समझे तुम? उसकी आवाज़ सख्त थी, मगर उसमें छुपा दर्द किसी को भी तोड़ सकता था। ये कहकर उर्वशी ने अपनी साड़ी संभाली और तेजी से वहां से चली गई थी। विराज कुछ देर तक उसी जगह जड़ होकर खड़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि अब खामोशी बह रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह से जान निकाल ली हो। जब से उर्वशी उसकी जिंदगी से गई थी, उसके भीतर एक अंधेरा सा पसरा गया था। लेकिन आज वो अंधेरा और भी गहरा हो गया था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का मतलब, उसकी धड़कन, अब सब कुछ खत्म हो गया है। उधर उर्वशी जब घर लौटी तो राहुल पहले से तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह हुकूमत झलक रही थी। चलो जल्दी से सामान समेटो, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना है। उर्वशी ने डरते हुए कहा, माँ हमारे रात के खाने की तैयारी कर रही है। मैंने उन्हें कहा था कि हम खाना खाकर निकलेंगे। राहुल ने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा था, क्या तुमने मुझसे पूछकर अपनी माँ से ये बात कही थी? लेकिन आपने ही तो कहा था। चुप, राहुल ने चीखते हुए कहा था, मुझे बात बात पर बहस करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देकर हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूं। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज में ऐसा जहर था जैसे किसी की रूह को जला दे। उर्वशी का दिल धक से रह गया था, उसके होठ सूख गए थे। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप अंदर चली गई थी। आंखों में आंसू टपकते जा रहे थे, मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा इसी डर और धमकी के साए में जीती रहूंगी? उसने खुद से पूछा था, क्या यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे उम्र गुजारनी है? उसे याद था जब वो बाकी औरतों की बातें सुनती थी, जब वो कहती थी कि उनके पति उन्हें यूं धमकाते हैं, मारते हैं, अपमानित करते हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। वो कहती थी आखिर औरतें ये सब कैसे सह लेती हैं। और आज वही उर्वशी खुद उस दर्द की कहानी बन चुकी थी। आज जब सब कुछ उर्वशी पर बीत रहा था, तब उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि औरतों के लिए सहना भी एक मजबूरी बन जाता है। उसने हमेशा दूसरों को समझाया था कि औरतों को अपनी हदें तय करनी चाहिए,
मगर अब उसे समझ आया था कि जब जिंदगी में तूफान आता है तो कभी कभी चुप रहना ही एकमात्र सहारा होता है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देना आसान है, लेकिन घर बचाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से पल ऐसे आते हैं जब औरतों को अपनी जुबान बंद रखनी पड़ती है, अपनी आत्मा को दर्द की आग में झोंकना पड़ता है, ताकि उसका घर, उसका नाम, उसका परिवार बचा रहे। उर्वशी जानती थी कि इस समाज में एक तलाकशुदा औरत की कोई कीमत नहीं होती। लोग उसके चेहरे पर दया का भाव नहीं, बल्कि गंदे सवालों की छाया डालते हैं। उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसे शक और शर्म की दीवारों में कैद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने ही घर वाले उससे मुंह मोड़ लेते हैं। उसे तन्हाई में हमेशा डर लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि अकेलापन सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वो तो अंदर से चीर देने वाली चीख होती है। इसलिए वो हर रोज अपने जज्बातों का गला घोट कर जी रही थी। राहुल की बदतमीजियां, उसकी चीखें, उसके शक सब कुछ सह रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन उसकी मोहब्बत उसके सब्र को जीत लेगी, शायद राहुल बदल जाएगा। मगर एक रात ऐसी रात आई जिसने उसकी उम्मीदों की नींव ही तोड़ दी थी। उस रात के करीब 11 बजे का वक्त था और वशी को बहुत भूख लगी थी। भूख के मारे उसने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। घंटी बजी तो वो जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला था। सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने पैकेट थमाया मगर बोला, मैडम जी, आपने पेमेंट नहीं की है। और वशी ने हैरानी से कहा, क्या? मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। मगर वो बोला, नहीं नहीं मैडम, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। उर्वशी ने फ़ोन दिखाया, बैंक मैसेज भी दिखाया, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं था। बाद में उर्वशी ने सोचा कि नकद पैसे देकर बात खत्म कर दे। वो पलटकर अंदर गई, लेकिन उसने पीछे से दरवाज़ा बंद नहीं किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो पैसे निकाल रही थी तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे कमरे में आ गया है। वो पलटी तो देखा वही डिलीवरी बॉय वहाँ खड़ा है, मुस्कुरा रहा था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बाहर जाओ, उर्वशी ने सख्त लहजे में कहा था। और वो पास आ गया। उसकी आंखों में बेहयाई थी। लगता है मैडम घर पर अकेली हैं, क्यों ना आपकी रात थोड़ी रंगीन बना दूं। उर्वशी का चेहरा पीला पड़ गया था। दूर रहो, मेरे पास मत आना, वो चीखी और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। बचाओ, कोई है, मदद करो। उसकी आवाज़ छोटे से फ्लैट में गूंज उठी थी। दरवाजे खोले, लोगों ने झांक कर भी देखा, मगर किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुल गया था और अंदर राहुल दाखिल हुआ था। उर्वशी ने उसे देखा तो राहत की सांस ली थी। वो रोती हुई भागी और उसके गले से लग गई थी। राहुल, वो आदमी, वो अंदर घुस आया था उसने, लेकिन राहुल ने उसे अपने आप से एक झटके से दूर कर दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा था, शक था, जहर था। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था और उसने दहाड़ते हुए कहा था, चुप रहो, एक औरत होकर तुमने मेरे सिर पर ये इल्ज़ाम रख दिया है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम जैसी गिरी हुई औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुमने अब पैसे वाले से भी नज़दीकियाँ बढ़ा ली हैं क्या? नहीं राहुल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए, उर्वशी ने कांपते हुए कहा था। वो खुद अंदर आ गया था, मैंने उसे नहीं बुलाया। मैं तो बस पैसे लेने गई थी, बस। राहुल ने फिर चिल्लाया, तुमने ये सारा ड्रामा इसलिए रचा क्योंकि तुमने मुझे घर में दाखिल होते हुए देख लिया था। अब झूठी चीखें मारकर अपने गुनाह को ढकने की कोशिश मत करो। उर्वशी की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। भगवान के लिए बस कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए राहुल। मैं वो औरत नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। अगर मैंने उसे खुद बुलाया होता तो मैं इस तरह चीखती क्यों? मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगी थी। राहुल ने उसके बाल पकड़कर झटका था। ड्रामा बंद करो, तुम्हारी आंखों में अब मासूमियत नहीं, गुनाह दिखाई देता है। उसने उसे जोर से धक्का दिया था, वो गिर पड़ी थी। पिज्जा बॉय ये सब देखकर धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गया था। उसके मन में डर था, लेकिन अब राहत भी थी कि ये शकी आदमी उसके पीछे नहीं पड़ा। राहुल वहीं खड़ा रहा, गुस्से में तमतमाता हुआ, अब मैं समझ गया हूँ। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना, अपने मन की करने की, बहाना चाहिए था। लेकिन सुन लो उर्वशी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी और की तरफ देखने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा नाम तक अपनी जिंदगी से मिटा दूंगा। उर्वशी जमीन पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखों में सन्नाटा था। अब उसके अंदर कोई चीज नहीं बची थी, बस एक टूटी हुई औरत थी जो जान चुकी थी कि इस घर में उसका प्यार नहीं, किसी के शक की बेड़ियां हैं। उसकी दुनिया, उसका भरोसा, सब उसकी रात बिखर गया था। करीब 6 महीने बीत चुके थे।
उर्वशी के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब ना तो वो पहले की तरह खुलकर हंसती थी, ना ही किसी के साथ ज्यादा घुलती मिलती थी। उसका हर दिन डर और दबाव में गुजरता था। उसे हमेशा यही डर सताता रहता था कि कहीं उसकी एक भी बात राहुल को नागवार ना गुजरे और वो फिर से गुस्सा करके उसे डांट न डाले। उर्वशी की बहन की सगाई थी और वो वहां मौजूद थी। यहाँ आने के लिए उसे बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली थी। लोग उसकी तरफ देखकर पूछते थे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे से तो रौनक ही खत्म हो गई है। बड़ी आंटियां भी उसके पास बैठकर यही सवाल करती थीं, तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं है? उर्वशी के लिए ये सवाल किसी चुभती तलवार से कम नहीं था। अब वो क्या बताती कि उसके पति को उससे संतान चाहिए ही नहीं, कि उसके घर वाले और समाज की उम्मीदों का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ गया है। ये बात उसके लिए बहुत ही तकलीफदेह थी और अक्सर रातों में वो आंसुओं से बह जाती थी। विराज के साथ बीते हुए वो पल याद आते, उसकी बातें उनके दिल में हल्की मुस्कान छोड़ जाती थीं। मगर जैसे ही उसे एहसास होता कि अब वो पूरी तरह विराज से अलग हो गई है और उनके बीच कभी वो रिश्ता नहीं रह सकता जो पहले था, उसकी आंखों में उदासी फिर लौट आती थी। पहले वो सोचती थी कि जिंदगी गुलजार है, अब उसे वही जिंदगी तंग और कठिन लगने लगी थी। उर्वशी पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपनी सारी जद्दोजहद को एक तरफ रख दिया था और अपनी जिंदगी ऐसे इंसान की मर्जी से जी रही थी जिसे उसके वजूद में किसी भी तरह की कोई मोहब्बत नहीं थी। वो एक नंबर का शकी इंसान था। वो उसे फ्लैट से बाहर निकलने भी नहीं देता था। जब वो बाहर जाता तो दरवाजा अंदर से ताले से बंद हो जाता था और घर में लगे कैमरे उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे। कमरे, हॉल, यहाँ तक कि बालकनी तक, हर जगह निगरानी, हर जगह डर। और वशी चुपचाप बैठी थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। उसने गर्दन उठाकर देखा तो विराज उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और गहराई दोनों थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिली हुई थी। अचानक उसकी नज़र उर्वशी की बाजू पर पड़ी थी। उसने बिना देर किए उसकी बाजू पकड़ ली और सख्त आवाज में कहा था, ये क्या है? ये निशान किस चीज का है? किसी ने तुम्हें मारा है ना? उर्वशी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले ही राहुल ने उसे बेल्ट से जोर से मारा था। उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बाजू आगे की थी। अब उसने जल्दी से अपनी बाजू पीछे खींची और जवाब दिया, कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामलों में दखल अंदाजी करना बंद करो। विराज का चेहरा गंभीर हो गया था। उसकी आवाज़ गहरी और झकझोरने वाली थी। कुछ भी नहीं, तुम सचमुच मुझे ये नहीं बताना चाहती कि तुम्हारे ऊपर हिंसा हुई है? तुम कैसी लड़की हो, किसी का हाथ तुम्हारे खिलाफ उठता रहे और तुम चुप रहो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा, लेकिन कम से कम अपने लिए आवाज़ तो उठाओ, कम से कम अपने लिए कुछ करो। क्या तुम्हारी ज़िंदगी इसी डर, इसी डरावनी तन्हाई और इसी दबाव में गुजरती रहेगी? तुम हमेशा डर के साए में जीती रहोगी? हाँ, मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह ही बिताऊंगी और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम ये भी जानते थे कि तुम्हें मुझसे प्यार है, इसके बावजूद तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया। बल्कि जब भी मैंने तुमसे इस बारे में बात की तो तुम उल्टा जवाब देते। मैं ही सोचती रही कि शायद तुम्हारे दिल में मुझसे कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैंने कभी भी खुद को बेवजह तुम्हारे सामने कमजोर नहीं दिखाया। नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाए। ये कहकर उर्वशी का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। शायद यही आखिरी बार था जब उसका सामना विराज से हुआ था। रात का समय वो अपने कमरे में लेटी थी, गहरी सोच में डूबी, तभी राहुल कमरे में घुसा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में आग थी। उसने उर्वशी के सामने मोबाइल रख दिया था। स्क्रीन पर वो तस्वीर थी जिसमें उर्वशी किसी के साथ हंस रही थी। ये तस्वीर लगभग 2 साल पुरानी थी। उस समय उर्वशी अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी। राहुल ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और ठंडी आवाज में पूछा था, ये कौन है? किसके साथ इतनी हंसी मजाक? उर्वशी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा और धीरे से कहा था, ये मेरा कोलीग था, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। राहुल का चेहरा और सख्त हो गया था, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, ये सिर्फ कोलीग नहीं था, ये तुम्हारी रातों का साथी भी था। तुमने उसके साथ रातें भी बिताई हैं। उर्वशी के होठ कांपने लगे थे। उसकी आवाज ने काम करना बंद कर दिया था।
भगवान के लिए बस कीजिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए, मुझे और हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे ये आरोप सह सकूं। राहुल का चेहरा और भी ज्यादा कठोर हो गया था। सहन तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने अतीत में किया है उसके बाद कोई भी इंसान तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं तो तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया, और तुम मुझे ही गुमराह कर रही हो। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। राहुल दरवाजा खोलने गया था। सामने कबीर खड़ा था, जो पास वाले फ्लैट में रहता था। उसने हलवा थमाया और कहा, दरअसल मुझे उर्वशी को ये हलवा देना था। ये कहकर वो वहां से चला गया था। राहुल का गुस्सा और बढ़ गया था। उसने उर्वशी की तरफ मुड़कर चिल्लाया था, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कोई जिंदगी नहीं बिता सकता। और उसी पल उसने उसे तलाक दे दिया था। उर्वशी मुंह खोलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि हलवा उसकी पत्नी ने भिजवाया है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई थी। राहुल ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। रात के 10 बजे का समय था। उर्वशी रोते हुए सड़क पर पहुंची थी। अचानक एक कार से टकरा गई और कार से विराज बाहर निकला था। उसने उर्वशी को देखा और चेहरे पर राहत और मुस्कान झलक रही थी। उसने गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ खुशियां तुम्हारे हिस्से में आएंगी। मेरी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई वो सब तुम्हारी वजह से थी, और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। उर्वशी ने कांपते हुए कहा, लेकिन विराज ने उसे रोकते हुए कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उर्वशी ने पहले ना में सिर हिलाया, फिर विराज ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा जवाब समझ गया हूँ। तुम शादी के लिए हाँ कह रही हो, लेकिन तुम्हारा अंदाज हमेशा दूसरों से अलग रहेगा। दोनों खुलकर हंस पड़े थे। उर्वशी और विराज की शादी का दिन बिल्कुल सपनों जैसा था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, और घर में परिवार वाले हंस हंस कर माहौल और भी खुशनुमा बना रहे थे। उर्वशी सफेद और सुनहरे रंग के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, और विराज की आंखें बस उसी पर टिक गई थीं। जब वे एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो उनकी निगाहें जैसे सिर्फ एक दूसरे को ही देख रही थीं। शादी के बाद जब वे अपने घर आए तो उर्वशी सीधा विराज की बाहों में समा गई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और माहौल में एक नर्म सा सुकून था। उर्वशी ने धीरे से सिर को विराज के सीने पर रखा और उसकी आंखों में देखने लगी थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे कभी डर नहीं लगेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विराज मुस्कुराया और अपना चेहरा उर्वशी के करीब लाकर उसने प्यार भरी आवाज में कहा था, और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब हमारी दुनिया बस हम दोनों में समा गई है। वे दोनों थोड़ी देर बस एक दूसरे को निहारते रहे, हाथों में हाथ थामे, प्यार की गर्माहट में खोए हुए। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन की बातों और एहसासों को बांटना शुरू किया था। एक दूसरे के करीब होकर उस रात उनके बीच की नजदीकियां और भी गहरी हो गई थी, और प्यार का एहसास उन्हें और भी करीब ले आया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।